चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 8, जिसमें चैप्टर का नाम क्या है? जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा की बात कर लेते हैं। जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। देखिए पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक दिया गया है वाष्पीकरण या फिर वाष्पन। हम लोग को देखना है कि वाष्पीकरण या फिर वाष्पन क्या है, यानी इवोपरेशन क्या है। तो परिभाषा क्या हो जाएगा? जल का वाष्प यानी गैस अवस्था में परिवर्तित होने का क्रम वाष्पीकरण कहलाता है। जल का वाष्प यानी गैस अवस्था में परिवर्तित होने का प्रक्रम क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक की बात कर लेते हैं। तो वाष्पीकरण, देखिए वाष्पीकरण क्या होता है? जल वाष्प बन करके गैस में अवस्था में बदल जाता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। जैसे कि आप लोग देखते हैं कपड़ा जब सूखने के लिए हम लोग देते हैं, तो क्या होता है कि पानी जो रहता है कपड़ा में, वो वाष्प बन के वो बाहर उड़ जाता है, ठीक है, हवा मिल जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला क्या क्या कारक हो सकता है, फिर वाष्पीकरण कैसे प्रभाव हो सकता, प्रभावित हो सकता है, कैसे रुक सकता है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। कैसे रुक रुक सकता है वाष्पीकरण, कैसे तेज हो सकता है, कैसे धीमा हो सकता है, यही चीजें हम लोग को इसमें देखना है। तो पहला हो जाएगा ताप। ताप क्या हो जाएगा? तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। अगर ये तापमान बढ़ जाएगा तो तापमान बढ़ने पर क्या होता है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। मतलब तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण क्या होता है? बढ़ जाता है। और सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल यानी संपर्क का क्षेत्र जितना बड़ा होगा, वाष्पीकरण उतना ही तेज होगा। मतलब अगर यदि कोई भी जैसे कि क्षेत्र, जितना बड़ा क्षेत्र होगा, जैसे मान लेते हैं कि एक गिलास में पानी रख दीजिए और उतना ही पानी एक बड़ा सा थाली में रख दीजिए, तो कौन पहले सूखेगा? थाली वाला सूखेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज्यादा है और गिलास का क्षेत्रफल कम है। तो वही बोला गया सतह का क्षेत्रफल। तो संपर्क का क्षेत्र जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा वाष्पीकरण तेज होगा। जैसे फैलाए हुए कपड़े जल्दी सूखते हैं। आप एक ही जगह कपड़ा खाली खाली रख दीजिएगा तो क्या वो सूखेगा? नहीं सूखेगा, क्योंकि जगह एरिया कम बन जाएगा। आप अगर यदि कपड़ा को जल्दी से सुखाना है, इसका मतलब पूरा फैलाना पड़ेगा। अब जैसे पूरा फैला दीजिएगा कपड़ा को, तो क्या होगा कि इसमें जगह ज्यादा बन जाएगा, क्षेत्र ज्यादा बन जाएगा। और जैसे ज्यादा जगह यानी क्षेत्र बन जाएगा, इसका मतलब वाष्पीकरण वहां पर बढ़ जाएगा और जल्दी से कपड़ा सूख जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला है हवा की गति। आप देखिए, आप लोग को पता होगा कि हवा अगर तेज चलती है तो कपड़ा जल्दी सूखता है, और हवा अगर धीमा चलता है तो कपड़ा धीमा गति से सूखता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि गाड़ी वगैरह पे अगर यदि रख दीजिए कपड़ा को, तुरंत सूख जाएगा। पंखा में रख दीजिए जल्दी सूख जाएगा। लेकिन वही अगर ऐसे रख दीजिए तो जल्दी नहीं सूखेगा। तो हवा की मात्रा पर भी डिपेंड करता है, हवा की गति पर, कि हवा कितना तेज चलेगी। जितना तेज हवा चलेगी ज्यादा, उतना ज्यादा वाष्पीकरण की तरफ बढ़ती है। अब नमी की बात कर लेते हैं। तो हवा में नमी कम होने पर वाष्पीकरण अधिक प्रभावित होता है। अगर हवा में नमी ज्यादा है, मतलब वर्षा हुआ है, वर्षा के समय उसमें नमी की मात्रा ज्यादा रहता है, नमी मतलब पानी ज्यादा रहता है हवा में, उस समय कपड़ा वगैरह जल्दी नहीं सूखेगा। लेकिन हाँ, अगर नमी नहीं है तो उस समय कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। यानी हवा में कितना पानी है, हवा में कितना नमी है, तो नमी अगर यदि कम है तभी तभी जल्दी से वाष्पीकरण होगा, और नमी अगर ज्यादा है तो वाष्पीकरण धीमा होगा, ठीक है। ये अपोजिट होता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक 1 हो गया है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक 2 देख लेते हैं। टॉपिक 2 में संघनन यानी कंडेंसेशन की बात कर लेते हैं। संघनन, संघनन परिभाषा क्या हो जाएगा? जल वाष्प के वापस द्रव पानी अवस्था में परिवर्तित होने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। जो जल वाष्प है वापस द्रव यानी पानी अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, इसी प्रक्रम को क्या कहते हैं हम लोग? संघनन कहते हैं। संघनन क्या है? जैसे कि जल वाष्प, देखिए वाष्प जो है वो धीरे 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 क्या होता है? संघनित हो जाता है और वो द्रव यानी पानी बन जाता है, वही क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण जैसे देख लेते हैं, तो वायु में मौजूद जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी पानी की बूंदें बनाती है, जो परस्पर मिलकर वर्षा, हिम या ओले के रूप में गिरती है। हिम या ओले के रूप में गिरती है। चलिए अब हम लोग जैसे देख लेते हैं। देखिए ये वर्षा हो गया, वर्षा हो रहा है, हिम है, ओले है। देखिए ये कैसे होता है? जैसे समुद्र वगैरह है, समुद्र वगैरह के पानी को क्या किया? ऊपर सोख लिया। सोख लिया, कैसे सोख लिया? तो वाष्पीकरण से सोखा जाता है, वाष्प बन करके पानी ऊपर जाता है। और वही पानी जब ज्यादा वहां पर हो जाता है तो वहां पे बर्फ जम जाता है, हिम बन जाता है, या तो फिर बादल बन जाता है, और वही बादल नीचे फिर वर्षा होने लगता है, बरसने लगता है। ये तो फिर हिम बन जाता है, हिम बरसने लगता है, फिर ओला बन जाता है। ये सब चीजें होती हैं।
इसके बाद हम लोग टॉपिक 3 देख लेते हैं, यानी जल की अवस्थाएं देख लेते हैं। स्टेट ऑफ वाटर, स्टेट्स ऑफ वाटर, यानी जल की अवस्थाएं की बात कर लेते हैं। तो जल प्राकृतिक रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, जल प्राकृतिक रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला क्या हो जाएगा, ठोस यानी कि बर्फ और द्रव, दूसरा जो कि पानी हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा गैस यानी जल वाष्प हो जाएगा। तो जल की अवस्थाओं की बात कर लेते हैं। जल मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव और गैस, यानी बर्फ, पानी और जल वाष्प में होता है। और तापन यानी गर्म करने और शीतलन यानी ठंडा करने पर जल अपनी अवस्था बदल लेता है। अपनी अवस्था क्या करता है, बदल लेता है, यानी गर्म करने पर या फिर ठंडा करने पर जल जो है वो अपनी अवस्था बदल लेता है। जैसे कि ठोस यानी बर्फ की बात कर लेते हैं, तापमान, जिससे इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव यानी पानी बदल जाएगा, और इस पानी को फिर ठंडा करे कीजिएगा तो फिर वाष्प बन जाएगा, यानी गैस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा जल की अवस्था, यानी तीनों अवस्थाओं में जल पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जल चक्र, यानी कि वाटर सर्किल की साइकिल की बात कर लेते हैं। जल चक्र यानी क्या हो जाएगा, वाटर साइकिल की बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के बीच जल के निरंतर चक्रण को जल चक्रण कहते हैं। यह वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होता है, वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होता है। देखिए, जल चक्र की बात कर लेते हैं, यानी वाटर सर्किल की बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के बीच जल के निरंतर चक्रण को जल चक्र कहते हैं, और यह वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होता है। वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया द्वारा यह नियंत्रित होता है। जैसे देखिए, वाष्प बन करके, देखिए जैसे तालाब है, तालाब से वाष्प बन करके पानी ऊपर गया, क्या बन गया वहां पर, बादल बन गया। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं तालाब है, तालाब से वाष्प बन करके पानी कहाँ चला गया, ऊपर, और ऊपर में क्या बना लिया, बादल, और बादल फिर संघनन कर करके फिर जमा हो गया, और जमा होकर के फिर वर्षा हो गया, फिर तो पृथ्वी पर आ गया, तालाब में फिर आ जाएगा पानी। अब फिर यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, फिर संग्रहण करेगा, फिर वर्षा, फिर नीचे आएगा वर्षा से। मतलब ये एक प्रकार से सर्किल, ये चैन इस प्रकार से चलते जा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं जल चक्र कहते हैं, ठीक है, जल चक्र कहते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, टॉपिक 5 की बात कर लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, टॉपिक 5। देखिए टॉपिक 5 में क्या है, वाष्पीकरण और शीतलन की बात कर लेते हैं, मतलब कूलिंग इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो वाष्पी के कारण शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है, वाष्पीकरण से क्या होता है, शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण में, जब जब गीले कपड़ों को सुखाने के लिए पंखा चलाया जाता है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊष्मा कपड़ों से ली जाती है, जिससे कपड़े के आसपास की हवा क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ये ठंडी हो जाती है। फिर से समझ जाइए, देखिए वाष्पीकरण और शीतलन क्या हो जाएगा, यानी कूलिंग इफेक्ट की बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण के कारण शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण में, गीले कपड़ों को सुखाने के लिए पंखा चलाया जाता है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया आवश्यक ऊष्मा क्या होती है, कपड़ों से ली जाती है, जिससे कपड़े और आसपास की ठंडी हवा क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, आसपास की हवा ठंडी हो जाती है। और अगला है कि प्राकृतिक घास बनाम प्लास्टिक घास, देखिए दोनों में क्या अंतर है। देखिए प्लास्टिक घास और प्राकृतिक घास और प्लास्टिक घास। प्राकृतिक घास वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण के माध्यम से आसपास तापमान को कम रखती है, मतलब तापमान को मेंटेन रखती है, जबकि प्लास्टिक की घास ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए प्राकृतिक घास के पास अधिक ठंडक महसूस होती है, जबकि प्लास्टिक घास के पास गर्म महसूस होती है, ठीक है। तो इसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो गया है, ठीक है, ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। ऐसा करते हैं, आप लोग को बताते हैं पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो 9060091693 आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा और बता दीजिएगा किसका पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज का चैप्टर ये खत्म हो गया है, क्लियर हो गया। चलिए इसको बंद करते हैं।